अंधकासुर यानी परम अंधकार और शिव परम चेतना। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, दो डिफरेंट शक्तियों के बीच में युद्ध हो रहा है। तो कुछ क्रिएट हुआ, वो जो क्रिएट हुआ वो थे वास्तु पुरुष। देखो, ब्रिटिश साम्राज्य फ्लरिश किया एक रोड हिट से, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे लैंड्स एंड बिल्डिंग्स फ्लरिश नहीं करते हैं, क्योंकि महावास्तु में हमारी मोडालिटी में हम बैलेंस की तो बात करते हैं। आपकी प्रॉपर्टी है और पेपर पे ही वो प्रॉपर्टी आपकी बन गई, तब भी वहाँ वास्तु पुरुष का वास हो जाता है। तो जो 4 फेसेस कहे गए हैं हमारे ब्रह्मा के, क्या ये वही 4? यस। तो ये सिंबॉलिक है अपने आप में। नॉर्थ ईस्ट में बैठ के अगर डॉक्टर किसी को पानी पिलाता है तो भी बंदा ठीक हो जाता है। इस देवता फील्ड के ऊपर पानी रख के पिलाया जाता है। यस। ओ, तो मैम हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे अपनी, जो हम बाहर चर्चा कर रहे थे। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करी एक चीज़ की, कि लंदन में बकिंगम पैलेस के आगे जो विक्टोरिया मेमोरियल बना, बनने के बाद ही वो एम्पायर जो इतना फ्लरिश कर रहा था वो डाउन जाने शुरू हो गया। इसका राज बताइए। मेहुल, ऐसा है कि अब हाल ही में मैं लंदन होकर के भी आई, तो अपनी इस बात की सनद हो गई जो हमने केबी सर से सुनी थी। वो क्या थी, ऐसे ही 1706 या 7 में विक्टोरिया जो अपना साम्राज्य है ना, ये फ्लरिश करना शुरू हुआ। और 1703 या 4 में ये जो बकिंगम पैलेस है ना, ये अक्वायर किया गया था। तो इसमें क्या था, पहले तो ये 150 साल लगभग किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, लेकिन ये था ड्यूक ऑफ बकिंगम के लिए। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे इसका विस्तार होता चला गया, वैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। तो आज तक, अभी तक लगभग 166 देश जो हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर थे। अभी जो राष्ट्रकुल है उसमें भी 56 है। लेकिन ये जो डाउनफॉल हुआ, क्योंकि बकिंगम पैलेस से की तरफ एक रोड आती थी ईस्ट डायरेक्शन से, यानी रोड हिट था हमारे वास्तु की भाषा में। हाँ जी। और उसके बाद 1901 में विक्टोरिया मेमोरियल की एक इनिशिएशन हुई, और 1924 तक वो बन करके तैयार हो गया। राइट। और इस दौरान और क्या घटनाक्रम हुए, वर्ल्ड वॉर। यस, क्योंकि आप थोड़ा इतिहास को जानते हैं और हमारे दर्शक इतिहास जानते हैं, नहीं तो गूगल कर लेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये जो वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो चला ना, यहाँ से ही डाउनफॉल शुरू हो गया। हमारा देश भी तो आज़ाद हुआ ना। तो ईस्ट डायरेक्शन से जो रोड हिट था, दिशा किसकी? सूर्य की। सूर्य कौन? अथॉरिटी, साम्राज्य। तो फ्लरिश कर रहा था धीरे धीरे। जैसे विक्टोरिया मेमोरियल वहाँ पर बन करके तैयार हुआ, वैसे ही डाउनफॉल शुरू हो गया। ओके। तो रोड हिट तो था, तो क्या खराब था? अच्छा, रोड हिट ब्लॉक कर दिया तो क्या अच्छा हो गया? अब आप बताइए। तो मैम ये बहुत ही ज़्यादा मिथ भी कहेंगे इसको और मिसकंसेप्शन भी कहेंगे इसको, कि लोग रोड हिट को बहुत बुरा मानते हैं। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ इस चीज़ का। जब मैं गुड़गांव में था तो मेरा एक इवनिंग वॉक का शेड्यूल होता था कि भाई अपना खाना खुना खा के रात में निकल जाना। तो मेरी हॉबी थी, ये अभी भी है, जो कि बिल्डिंग्स को देखते हुए जाना। और मैंने ये बहुत नोटिस किया कि जहाँ पे भी रोड हिट होता था, जिस प्लॉट पे या बिल्डिंग के ऊपर, वो या तो लैंड मतलब वीरान रहती थी, बिकती भी नहीं थी, और या फिर कोई बनी हुई है तो उसके आसपास वाले तो फ्लरिश कर रहे हैं, बट वो सिंपल वो वाली लैंड या फिर वो बिल्डिंग वो फ्लरिश नहीं करती। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया? देखो, ब्रिटिश साम्राज्य फ्लरिश किया एक रोड हिट से, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे लैंड्स एंड बिल्डिंग्स फ्लरिश नहीं करते हैं। कोई तो ऐसी बात होगी, कोई तो ऐसा नियम होगा उसमें। तो ये नियम क्या हो सकता है? क्या यहाँ पे दिशाओं का प्रभाव है? रोड हिट का मतलब क्या है? एक सड़क आ रही है, और सड़क का मतलब क्या है? एक फोर्स से एनर्जी आ रही है। ओके। और वो एनर्जी आकर के कहाँ टकराई? जिस दिशा में टकराई, उस दिशा के गुण धर्म हमें या तो ज़्यादा मिलने चाहिए, या वो एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाना चाहिए। ओके। तो अगर ये एलिमेंट इम्बैलेंस हो गया, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग या जो भी प्रीमाइसेस है, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, वो फ्लरिश नहीं कर पाएगा। ओके। किसी भी चीज़ का ज़्यादा बढ़ जाना, क्योंकि महावास्तु में हमारी मोडालिटी में हम बैलेंस की तो बात करते हैं। तो कुछ भी बढ़ गया तो क्या अच्छा हो जाएगा? नहीं जी।
संतुलन चाहिए। तो ये जो संतुलन है ये असंतुलित हो जाता है जब कभी रोड हिट ऐसी दिशा से आ रहा हो या तो वो दिशा ही नेगेटिव हो। मान लीजिए साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन का रोड हिट है, तो डायरेक्शन क्या है? आपको गुणधर्म मालूम है और हमारी पब्लिक को भी गुणधर्म मालूम है। वो क्या है? डिस्पोजल। यस, डिस्पोजल बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो पूरे के पूरे घर या प्रेमाइसेस को ले डूबा। ओके। तो रोड हिट कहाँ से आ रहा है वो मायने रखता किस है। जोन पे आ रहा है Yes. वो मायने रखता है। Yes. ओके। तो ऐसे ही कई बिल्डिंग्स होती हैं जो एनसीएलटी में चली जाती हैं और उस पे मेजरली नॉर्थ वेस्ट पे रोड हिट होता है। तो ये बहुत हमने ऑब्जर्वेशन में भी आया हमारे। तो मैम इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी होता है कुछ? हमारे महावास्तु में तो है। अब जो बढ़ गया उसको कम कर दो, संतुलित कर दो। बात ही जब सारी संतुलन की है तो जिस दिशा का एलिमेंट रोड हिट के कारण बढ़ गया उसको संतुलित कर दिया जाएगा। ओके। अब क्योंकि हमारे गुरु जो हैं वो तकनीकी से काम करते हैं, अब इंजीनियर ही तो है ना, तो उन्होंने हमें एक तकनीक दे दी। जिस दिशा का एलिमेंट बहुत बढ़ जाए उससे अगला एलिमेंट वो यूज कर लो तो उसको एग्जॉस्ट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट आपने बात करी, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट की बैंकिंग की दिशा है, ठीक है। अब यहाँ से एक रोड हिट हो रही है और वो रोड हिट क्या कर रही है कि वहाँ पे रहने वाले जो ड्वेलिंग्स हैं उनको सपोर्ट के लिए बहुत क्रेविंग दे रही है, लोन के लिए बहुत क्रेविंग दे रही है। नहीं, लोन तो लेना ही लेना है। अब इसको एग्जॉस्ट कैसे करेंगे? तो इसका अगला एलिमेंट कौन सा हो गया? वाटर। यस, तो वाटर एलिमेंट वहाँ पर इनकलकेट कर दीजिए। कैसे? अब जहाँ से रोड हिट आ रही है वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक माप के पिलर लगा दिए और काम बन गया। ओके। तो वो रोड हिट आया, एलिमेंट बढ़ा और उसको एग्जॉस्ट करने के लिए वहाँ पर कुछ टूल्स हमने अप्लाई किए हुए, उन्होंने एग्जॉस्ट कर दिया। जैसे विक्टोरिया मेमोरियल यस, बकिंगम पैलेस के आगे आ गया तो उसने रोड हिट को रोक दिया। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो मैम क्या रोड हिट के साथ, ये तो हो गया रोड हिट का कंसेप्ट, इसके साथ एक मिलता जुलता कंसेप्ट है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो हो रहा है कि कॉर्नर प्लॉट्स इनऑस्पिशियस होते हैं। क्या ये सही बात है? देखो, हम लोग सही और गलत पे जाते ही नहीं, हम तो रिजल्ट पे जाते हैं। अगर कोई कॉर्नर प्लॉट ऐसा है जो फ्लरिश नहीं कर रहा है, फ्लरिश करने का मतलब क्या कि वह जिस प्रायोजन से बना है वो प्रायोजन पूरा हो। अब कमर्शियल है लेकिन वो प्रायोजन पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब इनऑस्पिशियस हो गया। तो अब हम तो नियम से जाते हैं, हम विधि पूर्वक अभ्यास करते हैं। तो हम सबसे पहले तो एंट्रेंस देख लेंगे। अब ये जो दो तरफ की रोड है, अब दो तरफ की रोड का मतलब कि वहाँ पे एंट्रेंस खुल रहा होगा, हम सबसे पहले तो एंट्रेंस ही ट्रीट कर देंगे ना। ओके। अपनी रेक्टिफिकेशन टेक्निक से। तो हम ये नहीं देखेंगे कि दोनों तरफ रोड आ रही है। अब सदर्न डायरेक्शन की रोड है तो सदर्न डायरेक्शन में कौन कौन सी एंट्रेंसेस हैं आप देख लीजिए। वो एंट्रेंसेस अगर इनऑस्पिशियस हैं, महावास्तु के हिसाब से 32 एंट्रेंस पे हम काम कर रहे हैं, अब वो इनऑस्पिशियस हैं तो इनऑस्पिशियस एंट्रेंस खुल गई। ओके। तो वो तो बेचारे रोड के कॉर्नर के मकान या दुकान का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क तो इस बात का है कि एंट्रेंस कौन सी है। जी। ओके। तो इसमें मैम जब ये तो होगी जो बने हुए प्लॉट्स हैं, अगर मेरे को नया प्लॉट लेना है, मेरे को सपोज करो फैक्ट्री खोलनी है और मेरे पास एक प्लॉट है बिल्कुल कॉर्नर का जिसमें डेड एंड है, वो उसके बाद कुछ नहीं है ना, तो क्या वो मेरे को प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? उसको कैसे मैं देखूं कि ये अच्छा है मेरे लिए या बुरा है? फैक्ट्री के लिए जब हम साइट सिलेक्शन करते हैं तो उसके थोड़े से डिफरेंट रूल्स हो जाते हैं मेहल। उसमें क्या है, हमको ये देखना है कि वो कॉर्नर का प्लॉट तो है लेकिन हमें क्या उसमें ऑस्पिशियस एंट्रेंस मिल रही है? क्या ओनर जो फैक्ट्री चलाने वाला है उसकी पत्रिका के हिसाब से हमको उसके दूसरे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव इसकी एंट्रेंस मिल जाएगी? यदि मिल जाएगी तो हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब एक तरह से आप इस बात को रूल आउट ही कर दीजिए कि कॉर्नर का प्लॉट या घर इनऑस्पिशियस है। ओके, तो ये मिथ है। यस, वहाँ पे तो अपने पास ऑप्शन है ना कि हम इस तरफ से भी दरवाज़ा खोल सकते हैं, इस तरफ से भी खोल सकते हैं, यानी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो हम एक एक इंच का अपना उपयोग करते हैं ना ज़मीन का, तो जब पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई तो हमने दरवाज़ा यहाँ से खोल दिया कच्चे माल आने का, अगर फैक्ट्री बना रहे हैं और वहाँ से तैयार गुड्स निकालने के लिए बड़ा एंट्रेंस खोल दिया, वो भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ओके, तो देखना ये है कि एंट्रेंस कौन सी है। तो मैम अभी आपने बात करी एंट्रेंसेस की और आपने बोला कि 32 एंट्रेंसेस होती है वास्तु में,
तो ये कैसे देखा जाता है और ये कौन-कौन सी होती हैं? मेहुल ऐसा है कि महावास्तु की विशेषता क्या हाँ है? जी। तो केबी सर ने ये जो 32 एंट्रेंसेस का जिक्र किया, जो ये 32 एंट्रेंसेस का जिक्र किया, ये क्या है? ये पेरिफेरल एनर्जी है। मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन हाँ करती जी। हूँ। क्या है, जब कोई घर या कोई भी प्रेमाइसेस बनता है तो जब प्लिंथ लेवल आती है ना, तो प्लिंथ के साथ ही वहाँ पर एक एनर्जी का उदय होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म। ओके। ब्रह्म को आप रिलेट करो ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड यानी जहाँ पर क्रिएशन हुआ। ओके। तो ये जो प्रेमाइसेस है, यहाँ पर कुछ रचना होने वाली है। तो ब्रह्म जैसे ही क्रिएट होता है, प्लिंथ पे जब आप वो खड्डा खोद करके दीवारें और भूमि पूजन होता है, वैसे ही वो एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। अब ये एनर्जी उत्पन्न हुई, इसके साथ में अब दीवारें खड़ी हुई, तो लगभग 5 से 8 फीट की हाइट में जैसे ही दीवारें आती हैं, तो ये एक ब्रह्म कमल जैसा खिलता है। ओके। तो 4 डायरेक्शंस आपको मालूम है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हर दिशा में एक पेटल के जैसे एक एक एनर्जी और जन्म लेती है। वो कौन-कौन सी होती हैं? ये है आर्यमा ईस्ट की, ओके। भूधर नॉर्थ की, मित्र है वेस्ट, और सदर्न डायरेक्शन की है विवस्वान। इसको थोड़ा-सा एक एट्रीब्यूट के साथ समझा सकते हो? हाँ, देखो, ब्रह्म यानी क्रिएशन। हाँ अब जी। इस क्रिएशन के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्रिएशन के लिए एक आधार चाहिए, वो है भूधर। ओके। इस क्रिएशन को आगे बढ़ाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर चाहिए, वो है आर्यमा। इसको मैनिफेस्ट करना, जो स्वरूप में लाना है, वो है विवस्वान। और जब विवस्वान बन गया तो अब लोगों से, अपने समाज से कनेक्ट करना है, ये है मित्र। ओके। तो ये मूल एनर्जीज हैं जो ब्रह्मा के साथ में हैं। तो जो 4 फेसेस कहे गए हैं हमारे ब्रह्मा के, क्या ये वही 4? यस। तो ये सिंबॉलिक है अपने आप में? अब इस पे एक कहानी सुना देती हाँ हूँ जी। मैं। हमारी पौराणिक कहानी है। क्या हुआ कि एक बार असुरों की शक्तियाँ बहुत बढ़ गईं। तो अब वो ये शिकायत लेकर के हमारे त्रिदेव के पास गए। तो शिव जी ने कहा कि अपने जो देवताओं की तरफ से मैं युद्ध करूँगा, और असुरों की तरफ से वहाँ पर पूरा अपने जोश खरोश के साथ में खड़े थे अंधकासुर। अंधकासुर यानी परम अंधकार, और शिव परम चेतना। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, 2 डिफरेंट शक्तियों के बीच में युद्ध हो रहा है। तो कुछ क्रिएट हुआ। वो जो क्रिएट हुआ वो थे वास्तु पुरुष। अब इतने विशालकाय वास्तु पुरुष, मतलब इमेंस एनर्जी, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल था। तो सब परेशान। असुर सोचे कि ये दूसरा देवता आ गया, देवता सोचे ये असुर हैं। अब लेकर के उनको किसी तरह कंट्रोल करके लेके गया ब्रह्मा जी के पास, द क्रिएटर। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे मनस पुत्र हैं, और मनस पुत्र हैं यानी कि ये क्रिएशन का आधार हैं। ओके। तो अब जो ये आधार है, इसको कहीं स्थापित करना है, नहीं तो एनर्जी अनकंट्रोल्ड है। और हमारे केवी सर क्या कहते हैं कि जब भी एनर्जी अनकंट्रोल्ड होती है तो उससे कुछ हमें वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रह जाती। तो यही तब भी घटित हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे मनस पुत्र हैं, और इनके शरीर पे, यानी इनकी जो एनर्जी, जो पोटेंशियल है, उसके ऊपर असुर और देवता वास करेंगे। तो उनको, वास्तु पुरुष को औंधे मुँह लिटाया गया, और उनके शरीर पर 45 देवता इंक्लूडिंग ब्रह्मा, उन्होंने उसको बिल्कुल कंट्रोल किया औंधे मुँह लेट के। और वो जो 45 देवता हैं, वो इसी तरह से किसी भी वास्तु में जन्म लेते हैं। ओके। उसकी सीक्वेंस होती है कि कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक और मज़ेदार बात बताऊं आपको, दीवारों और 4 दीवारी छत लगा करके तो जो कंस्ट्रक्शन हुआ, वहाँ पर तो वास्तु पुरुष आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आपके मनस में एक खाका खिंचा, यानी मैप है, और मैप में पता चला कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, और पेपर पे ही वो प्रॉपर्टी आपकी बन गई, तब भी वहाँ वास्तु पुरुष का वास हो जाता है। अच्छा। जी। ओके। तो अब वास्तु पुरुष आ गए तो वहाँ एनर्जीज आ गई। आप जब साइट सिलेक्शन की बात करते हो, प्लॉट सिलेक्शन की बात करते हो, तब भी तो एनर्जीज चेक करते हैं ना। राइट। तो ये वो एनर्जीज है। ओके। तो सबसे पहले आपने बताया कि ब्रह्मा हमारे आए हाँ। प्लिंथ लेवल पे। Yes. उसके बाद उनके 4 मुख जो कहे गए हैं, हाँ। वो हमारे 4 देवता के रूप में आर्यमा, विवस्वान, भूधर और मित्र के रूप में आए। जी। तो इसके बाद कैसे फैलावट होती है आगे? अब इसके बाद अब ये हुआ, अब दीवार पूरी खड़ी हो गई। 5 से 8 फीट थी, अब दीवार पूरी अपनी हाइट पे आ गई, यानी कि पार्टीशन हमको दिखने लगी। यहाँ से जो हमारे कार्डिनल देवताज हैं, वो आ जाते हैं। वो कौन कौन? यानी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट के देवता। तो अब आप और आपवत्स, भूधर की तरफ से आगे हम बढ़ रहे हैं।
आप और आप वत्स आगे बढ़े, 2 देवता नॉर्थ ईस्ट की साइड। ये नॉर्थ ईस्ट की साइड ठीक पर है। बढ़ रहे हैं। फिर नॉर्थ वेस्ट की साइड पे रुद्र और राजक्षमा। फिर सदर्न डायरेक्शन की तरफ चले हम, साउथ ईस्ट की तरफ, तो सविता सवित्र। ओके और साउथ वेस्ट में इंद्र और जय। ओके। और तो अनदर 8 देवता हमारे और आ गए। इनके एट्रीब्यूट्स? हाँ, इनके एट्रीब्यूट्स, क्योंकि क्या है, जैसे जैसे हम फैलते चले जाते हैं, मतलब हमने एक इंसेप्शन हुआ, कोई एक चीज़ हमारी क्रिएट होनी शुरू हुई, अब वो क्रिएट होकर के फैल रही है, यानी क्रिएशन हमारा साकार हो रहा है। ओके। क्योंकि एक बहुत छोटे से, आपको मालूम है कि क्रिएशन कैसे होता है, तो एक बहुत छोटे से अणु से क्रिएट हो जाता है, तो एक शरीर बन जाता है। शरीर बन जाता है तो अब ये प्रेमाइसिस है, तो प्रेमाइसिस में कुछ ऐसा बनेगा जो आपकी सोच को साकार करेगा। ओके। तो अब हम नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं, तो यहाँ पर आप और आपवत से, तो जीवनी शक्ति और जीवनी शक्ति का प्रवाह, आप थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज। अच्छा तो आप है स्वास्थ्य के देवता, ओके। और वो स्वास्थ्य को जल के माध्यम, आप है जल का भी एक नाम, तो अपह, आप, वो जल और जल में जीवनी शक्ति, ओके। तो ये स्वास्थ्य के देवता की भी दिशा हो गई। तो क्या इनको न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं हम? यस। ओके। तो ये न्यूट्रिएंट्स इन न्यूट्रिएंट्स का फ्लो, उनका सपोर्ट आपवत्स, तो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम आपवत्स से देखते हैं। अच्छा, ओके। न्यूट्रिएंट्स हो गए आप, जी। और उनका जो फ्लो होता है वो हो गया आपवत्स। आपवत्स। तो जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को डिनोट करेगा वो आपहा डिनोट करेगा, जी। और जो उसके बॉडी के अंदर ले जाएगा वो आपवस्त ले जाएगा। हाँ। ओके। तो ये मेडिकल टर्म्स में अगर हमें कोई किसी को प्रॉब्लम है न्यूट्रिएंट्स की, तो उसका कहीं ना कहीं आपा हिला हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं, यस यस। डिस्टर्ब्ड है। हम कभी कभी क्या करते हैं ना कि आपके बॉडी में ये डिफिशियंसीज हो गई, जैसे हम कहते हैं कि 35 साल प्लस हो गई आपकी उम्र, तो आपको सारे टेस्ट कराने चाहिए, अपने वाइटल्स चेक कराते रहना चाहिए कि आपके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट हैं कि नहीं, आपका एब्जॉर्प्शन कैसा है न्यूट्रिएंट्स का, आप भोजन जो कर रहे हैं वो तो मुंह में गया और पेट में चला गया, लेकिन सही तरह से एब्जॉर्ब हुआ, ये आप बताता है। ओके। और वो एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके अब वो हमारे आमाशय में है। अब अगर थोड़ी एनाटॉमी आप समझते हो, तो खाना खाया, वो पूरा जा कर के पेट में गया, अब यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पूरी बॉडी में फैलते हैं, सर्कुलेट होंगे। तो जो ये सर्कुलेशन का काम करता है ये आपवत से। ओके। अब मेरे को विटामिन डी की कमी है तो मैं क्या करूं? अब थोड़ा सा तो अपने सूर्य को ठीक करिए, यानी धूप में जाइए, और फिर उसके बाद विटामिन डी के जो कैप्सूल्स आते हैं वो लीजिए। लेकिन अगर आपके यहाँ आपवत्स ठीक है तो उसका सर्कुलेशन सही हो जाएगा, बॉडी में Okay. सही जगह पहुँच जाएगा, अगर मैं विटामिन डी के कैप्सूल्स को आपवस्त पे रख दूंगा तो? बहुत अच्छा हो जाएगा। ये हम करते भी हैं ना। अच्छा। ये कैसे करते हैं, तो आपकी कोई भी दवाइयाँ हैं, जैसे हम अपने घर में एक फर्स्ट एड किट रखते हैं, या कोई बीमार है, लंबे समय से बीमारी चली आ रही, तो हम उसको सलाह देते हैं कि अपना मेडिकेशन आप आपवत्स में रख दीजिए। अच्छा, मान लीजिए आप मेडिकेशन रख भी नहीं रहे हो और आपको लगता है कि नहीं, इन टोटलिटी स्वास्थ्य की ज़रूरत है, तो जल का भरा हुआ एक पात्र आप में रख दिया, आपवत्स में रख दिया, तो वो जल ही जीवन हो जाता है, यानी जीवनी Okay. शक्ति, हेल्थ आ जाती है ओके उसमें। ओके ओके। तो मैंने ये सर की वीडियो में भी सुना था, केबी सर की वीडियो में, कि नॉर्थ ईस्ट में बैठ के अगर डॉक्टर किसी को पानी पिलाता है तो भी बंदा ठीक हो जाता है। वो पानी भी उसके लिए औषधि का तो काम वो करता बेसिकली इस देवता फील्ड के ऊपर पानी रख के पिलाया जाता है। है। यस। ओ। मतलब डॉक्टर तो, माफ़ कीजिएगा अगर झोला छाप भी है, लेकिन वहाँ पर जल भी रखा हुआ, वो अपने हाथ से कोई मीठी गोली भी दे दे तो वो दवा लग जाती है। लोग कहते हैं सिद्धहस्त डॉक्टर हैं। अरे वाह। तो इसका मतलब हॉस्पिटल जिन जिन का है वो अपनी मेडिसिन की शॉप नॉर्थ ईस्ट में आपहा और आप वस्त देवता के ऊपर बनाए, राइट? यस यस। तो उनकी मेडिसिन तो वो जो दवा है ना, वो रामबाण काम करती है। रामबाण काम करेगी। अरे वाह। तो मैम हमने बात करी अभी आपहा और आपवस्त की, इसके बाद आपने बताया साउथ ईस्ट के जो, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं जी। तो साउथ ईस्ट के जो देवता हैं वो बताया आपने, सविता और सवित्र। इनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं? सविता सूर्य को कहते हैं। ओके। हमारा जो गायत्री मंत्र है ना, हाँ जी। तत्सवितुर वरेण्यम, तो जो सविता है, सविता वो उजास है, ओके। वो दृष्टि नहीं है, वो उजास है, वो उजाला है, वो आपको एक ब्रिलियंस है, और उसके जो साथी जो सपोर्ट हैं वो है सवित्र। तो सवित्र फंडिंग का काम करते हैं। ओह। किसके लिए? जो विजिबिलिटी लेकर के आएगा, वह जो जिसको ये मालूम हो कि मेरा प्रोडक्ट ये है, ये प्रोडक्ट यूँ एनलाइटन कर देगा।
अब ये सविता और सवित्र अगर किसी के इंटेक्ट हैं, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए विशेष रूप से जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनका अगर सविता और सवित्र ठीक है तो फंडिंग लोग पूछ करके ढूंढते हुए देने के लिए चले आते हैं। अरे वाह। इसमें अन्य देवता भी हैं, वो भी मैं आपको कनेक्ट करके आगे बताऊंगी, लेकिन फंडिंग के लिए ये 2 देवता बहुत काम करते हैं। ओके, तो आपने बताया कि सविता जो होता है वो इल्यूमिनेट करता है यस, बेसिकली। इल्यूमिनेटर है। तो जो हमारी लाइट्स हैं, हाँ अगर उनकी किसी की फैक्ट्री है, हाँ उसमें प्रॉब्लम आती है कि ये इसमें बेसिकली लुमिनस फैक्टर होता है, अगर वो कम हो रहा है तो क्या हमें सविता देवता देखना पड़ेगा? बिल्कुल सविता देखना पड़ेगा। अरे वाह। तो हम तो क्या है, क्योंकि केवी सर ने जो हमें मोडालिटी दी है ना मेहुल, इसमें हम तो केवल समस्या को पकड़ रहे हैं। हम इन टोटलिटी सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ अच्छा सारे घर के बदल देंगे टाइप्स हमारा फोकस ही नहीं है। बिल्कुल। हम तो आप बात करो, आपकी बात में हमें दिखे कि ये समस्या है और समस्या से वो देवता कनेक्ट हो, लेकिन समस्या से देवता हम थोड़ा सेकेंडरी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम नियम के अनुसार चलते हैं, हम अपनी विधि का बिल्कुल विधि पूर्वक पालन करते हैं। तो देवताओं से हमने बात शुरू कर दी, लेकिन इसके पीछे की भी जो फ्रेमवर्क है ना, वो भी मैं आपको शेयर हाँ करूंगी। जी, बिल्कुल। तो सविता सवित्र हो सवित्र हो गया। गया। अब आ गया इंद्र और जय। इंद्र और जय कौन है? इंद्र कौन? इंद्र देवताओं का राजा, देवताओं का राजा, यानी बेस्ट मैनेजर, जिसने देवताओं को मैनेज कर लिया। सही बात है। किसी को भी मैनेज कर बिल्कुल। सकता है। तो देवता मतलब हर व्यक्ति अपनी जगह एकदम समृद्ध है, बढ़िया बैठा हुआ है और बड़े अहम में है। तो इंद्र वहाँ आकर के सबको मैनेज कर लेते हैं। ओके। अब इंद्र का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? किसी ऑफिस में, कमर्शियल प्रीमाइसेस में कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरे से भाई मैनेज नहीं हो रहा है, तो बेस्ट मैनेजर कौन? इंद्रदेव। इंद्रदेव। और इंद्रदेव का एक सपोर्ट सिस्टम, वो है जय। इंद्रदेव के हाथ में कौन सा सबसे उनका आयुध कौन है? वज्र। यस। तो जय जो है वो इंद्र के वज्र हैं। यानी मैनेजर साहब ने बैठ करके बात करी, उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए उन्होंने एक बंदे को लगा रखा है, यानी अपना एक सपोर्ट सिस्टम उन्होंने लगा रखा है। तो इंद्र और जय ऐसे काम करते हैं। ओके। तो किसी ऑफिस में किसी को मैनेजर नहीं मिल रहा तो इंद्र बढ़िया, वहाँ पे आप हमारे बहुत ही खूबसूरत हमारी मैंने अभी देखा हमारे रेमेडी वेबसाइट पे, इंद्र हमारे कितने खूबसूरत हैं। और ये तो मैंने पर्सनल प्रयोग किए हैं, आपको शेयर करती हूँ। वाह। मेरे परिवार के एक सदस्य, उनको टीम चाहिए थी और टीम को लीड करने वाला चाहिए था, क्योंकि वो एक नया वर्टिकल खड़ा कर रहे थे। तो यहाँ पे मैनेजर की ज़रूरत थी। तो यहाँ उनका जैसे ही वो पीतल के खूबसूरत अपने एक पॉइज्ड पोस्चर में बैठे हुए इंद्रदेव स्थापित किए, कहाँ से कनेक्ट बन गए और बेस्ट मैनेजर उन्होंने अपॉइंट कर लिए। तो बहुत अच्छा काम करती है रेमेडी हमारी। तो आपने बताया इंद्र इज अ बेस्ट मैनेजर। यस। तो अगर हमें अपने ऑफिस के अंदर भी किसी मैनेजर को बिठाना हो तो उसको साउथ वेस्ट में बिठाएं, इंद्र की जगह पे। इंद्र की जगह पे। और इंद्र साउथ वेस्ट में आपने बताया। हाँ, इंद्र साउथ वेस्ट में। ओके। और उसका जो पीए या फिर उसका जो असिस्टेंट है, उसको वो जय के स्थान पे। यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ जी। देखिए, अब हम सीधे बात करने लगे देवताओं पे, हम दिशाओं की बात नहीं किए। तो साउथ वेस्ट जो है वो स्किल्स का जोन है। ओके। अब स्किल आप अपने हाथ से काम कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि हम जो उस प्रीमाइसेस के ओनर होते हैं या उस ऑफिस के जो ओनर हैं या जो टॉप मैनेजर हैं या और क्या कहते हैं उनको, जो ऑफिस के बॉस हैं, टॉप बॉस, उनको बॉस को अगर हमने साउथ वेस्ट में बैठा दिया तो वो करेंगे माइक्रो मैनेजमेंट। ओके। अब हो जाएगी गड़बड़ बात। यस, उनको तो डिप्यूट करना है काम। तो यहाँ पर उनका काम, उनको तो वेस्ट में बैठा दो, गेन्स की दिशा पे, फोकस टुवर्ड्स गेन्स। अब वो काम करना है, काम को करवाने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए इंद्र और जय, राइट, मैनेजर और पीए, राइट, जितने भी टीम बना लो जी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ सबसे पहले जब हम कभी किसी कमर्शियल प्रीमाइसेस का काम करते हैं और हमारा प्रचलित वास्तु है कि साउथ वेस्ट में द बॉस को बैठना चाहिए, हर कोई बैठा देता है, हर कोई बिठा देता है। अब ये जो बॉस है ना, ये बहुत नूजी हो जाता है, नूजी समझे, हर चीज़ में अपनी नाक डालना, गड़बड़ हो जाती है। इसको तो क्या करना है, अपना बढ़िया सूट बूट पहन करके बैठो बॉस के जैसे और काम को डिप्यूट करो। उसके लिए मैनेजर हैं, मैनेजर अपनी स्किल्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे जब वो साउथ वेस्ट में बैठेंगे। मैंने सर की वीडियो में भी सुना था कि साउथ वेस्ट में अगर किसी बॉस को या फिर किसी मालिक को बिठा दिया फैक्ट्री में खासकर, तो ऐसी नौबत आ जाती है कि फैक्ट्री हाथ से चलानी पड़ती है।
खुद ही। हाँ, बच्चे काम करने लगते हैं, सर हाँ का वीडियो है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ये भी होता है। यही होता है। और पुराने वास्तु वालों में तो मतलब साउथ वेस्ट इज द लाइक ओनर्स डायरेक्शन, No. कि भाई कोई भी ओनर है तो उसका बेडरूम भी साउथ वेस्ट में, उसका ऑफिस भी साउथ वेस्ट में, मतलब हर चीज़ साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। तो ये कहाँ तक ठीक है फिर? साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ परफेक्शन। ओके। साउथ वेस्ट में व्यक्ति अपनी स्किल शार्पन करता है, वो जो हाथ से काम करता है। अब थोड़ा आपको पीछे लेके जाती हूँ। जिस समय हमारी ये सभ्यता थी, आप इसको हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो समझो, जो कॉमन मैन का वास्तु था। कॉमन मैन कौन? जो अपने हाथ से काम कर रहा है, Okay. अपने हाथ से खेती कर रहा है, अपने हाथ से सिलाई बुनाई कढ़ाई, जो भी चीज़ें उस समय हाथ से हुआ करती थी, बर्तन बनाना, ये कॉमन मैन करता था। ओके। और कॉमन मैन कॉमन ही बना रहे, इसलिए उसको साउथ वेस्ट में बैठा दिया जाता था। अच्छा, अपने आप से काम करो, अपने हाथ से काम अपने हाथ से काम करो। करो। ओके। अब हम क्या हो गए हैं? अब हम वो हो गए हैं जो दूसरों से काम कराते हैं और कराते हम बैठ कर के राज करते हैं। बिल्कुल। तो राजाओं का वास्तु, उसमें कभी भी साउथ वेस्ट में बॉस को नहीं बैठाते हैं ओके। जी। और ये भी चीज़ आपने जैसे बताया कि राजाओं का वास्तु अलग होता है और कॉमन मैन का अलग होता है, तो इसमें बहुत बड़ा एक पॉइंट निकल के आया था कि जो ओपन टू स्काई होता है सेंटर, वो कॉमन मैन के वास्तु में डाला गया ताकि वो हमेशा एम्पावर्ड ना हो, बेसिकली सेल्फ एम्पावर्ड ना हो। और राजाओं में कहीं भी कोई पैलेस देख लो, उनका कभी भी कोर्टयार्ड ओपन नहीं होता, सेंटर कोर्टयार्ड स्पेसिफिकली। तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच बात है। जो कॉमन मैन को चौरस यानी स्क्वायर या रेक्टेंगल, यानी जो परफेक्ट है प्लॉट, उसमें उनका जो हमारी पूरी की पूरी सिटी प्लानिंग थी उस समय की, वो ऐसी थी Okay. कि चौकोर बने हुए, ये रेक्टेंगल बने हुए घरों में कॉमन मैन को रहना है, एंड सेंट्रल कोर्टयार्ड ओपन है। तो क्या होता था कि उसी प्रीमाइसेस में रह करके व्यक्ति संतुष्ट रहता था, मतलब Satisfied. सेटिस्फाइड, Okay. सेल्फ सेटिस्फाइड। मतलब अगर इससे आगे निकला, उसके एस्पायरेशंस बढ़े, तो राजा के लिए थ्रेट हो जाएगा ना। तो राजा राजा रहे, इसलिए उसका वास्तु अलग है, और कॉमन मैन रहे, उसका वास्तु तो अलग। उसके प्रिंसिपल्स हमें बदल दिए, सेट ऑफ रूल्स बना दिए। यस, अरे वाह। हमने उपयोगिता के हिसाब से। अब आजकल हर व्यक्ति राजा है, बोलो क्यों? क्यों? क्योंकि हम सभी अपनी फील्ड पे टॉप पे रहना चाहते हैं, बिल्कुल। है ना। तो हम सभी को राजा बनना है, तो महावास्तु तो राजाओं का वास्तु है ना। बिल्कुल। तो हम अपने घर में साउथ वेस्ट को उपयोग करते हैं स्किल्स को शार्पन करने के लिए। वहाँ पर आप अपना स्टडी टेबल लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, एक और मैं आपको बताती हूँ, जो मिथ हमारा यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। साउथ वेस्ट में घर का ओनर, घर का मुखिया, हाँ जी। इसको एक प्रचलित धारणा है कि बिल्कुल। साउथ वेस्ट में रहना चाहिए। लेकिन केवी सर ने हमें क्या सिखाया, साउथ वेस्ट क्योंकि स्किल्स का जोन है, रिलेशनशिप का जोन है, तो यहाँ पर यंग होते हुए बच्चे अगर रहेंगे तो वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहेंगे। ओके। और वो रिलेशनशिप्स में क्या सही है क्या गलत है, इस क्योंकि ये परफेक्शन का जोन भी है, Perfection का zone। तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ से हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, कैसे हमको अपने संबंधों को इम्प्रूव करना है, कैसे अपनी स्किल्स को शार्पन करना है, कैसे परफेक्ट रहना है। तो ये चूंकि बच्चे छोटे से बड़े हो रहे हैं, नर्चर हो रहे हैं, तो उनका माइंडसेट इतना संतुलित हो जाएगा। ओके। अर्थ एलिमेंट की दिशा है, तो संतुलन भी आ जाएगा, ओके, स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी आ जाएगी। राइट। यस तो हम साउथ वेस्ट से आगे मूव करते हैं नॉर्थ वेस्ट की साइड पे। जी। नॉर्थ वेस्ट के दो देवता कौन से? नॉर्थ वेस्ट के दो देवता हैं, रुद्र और राजक्षमा। ओके। रुद्र पल्स है। पल्स। यस, पल्सेशन। ओके। हमारी नब्ज है ना, या हमारी आप आंखें झपका रहे हैं, मैं आंखें झपका रही हूँ, तो हमारे शरीर में जो स्वतः स्फुरन होने वाली प्रक्रियाएं हैं, वो रुद्र गवर्न करते हैं। ओके। हमारे घर में जो, अब मैंने देवताओं की बात करी ही, तो 45 देवताओं में 11 रुद्र होते हैं। 11 रुद्र होते हैं। हैं। अब रुद्रों के नाम मत पूछना मुझसे, अच्छा। सारे नहीं याद हैं, लेकिन 11 रुद्र होते हैं। तो रुद्र पल्सेशन को गवर्न करते हैं। हृदय आपका धड़क रहा है, दिल की धड़कन, रुद्र। आंखों का झपकना, रुद्र। आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, इसमें भी आपका अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो हो रहा है। जैसे लोग गाड़ी चलाते हैं, अब एक बार गाड़ी चलाना लोगों ने सीख लिया, तो वो उनको मालूम है कि स्टीयरिंग घूमेगी, क्लच पे हाथ जाएगा, आप करो वैसे ही करोगे, मतलब गियर पे हाथ जाएगा, क्लच पे पैर जाएगा, तो उस तरह से आपका एक वो अपने आप से मोशन बन जाता है, सेट ऑफ कमांड्स बन जाते हैं सबकॉन्शियस में। यस, सबकॉन्शियस में। तो ये रुद्र हैं। ओके। रुद्र का साथी है राजक्षमा। राजक्षमा अगर डिस्टर्ब होता है ना, तो ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, टीबी। टीबी।
ओके। तो राजक्षमा एक शुष्कता दे देता है। तो जो ये ड्राइनेस अगर फेफड़ों में आ गई और उसकी नलियाँ नैरो हो गई तो ट्यूबरकुलोसिस होने की चांसेस रहती हैं। ओह। तो रुद्र और राजक्षमा ये वात हैं, वात की दिशा नॉर्थ वेस्ट। तो अगर ये संतुलित हैं और इसमें क्या है, ये संतुलन, ये आपका बाजार में जो आप निवेश कर रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्ट होती। सपोर्ट और बैंकिंग की दिशा हम इसको कहते हैं। तो रुद्र और राजक्षमा ऐसे काम करते हैं। ओके। तो ये अपने 8 ये हो गए और ये 4 12 12 प्लस एक ब्रह्मा 13। यस 13। बाकी अब बाकी आ जाते हैं हमारे पेरिफेरल देवता 32। तो ये जो 32 पेरिफेरल देवता हैं, इनकी हमने कैसे जो केबी सर ने हमको अवधारणा दी, तो किसी भी प्रेमाइसिस की पेरिफेरी में यानी उसकी आउटर मोस्ट वॉल से लग करके ये देवता होते हैं। इनका अनुपात है, ब्रह्मा इतना एरिया है, मतलब एक पूरा जो टोटल प्रेमाइसिस है उसमें इतना ब्रह्मा है, उसके बाद 4 देवता, उसके बाद ये कार्डिनल 12 देवता, उसके बाद पेरिफेरल 32 तो ये देवता। ज्योमेट्रिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, ओके। एक नक्शे पे टू द स्केल मैप है, आपको कैड पे उसका डिज़ाइन मिला हुआ है। अब आप इसको हमारे महावास्तु के ऐप के द्वारा भी, जब हम जैसे कोर्स करते हैं तो जो हमारा महावास्तु एक्सपर्ट कोर्स है उसमें हम सीखते हैं इस बात को कि कैसे देवता मार्किंग करनी है। ओके। लेकिन असल बात यह है कि देवता आप पेपर पे चाहे जितने मार्क कर लो, महसूस ही होते हैं। और जब आप उनको महसूस करते हो तब आप उसका अच्छा रेमेडी कर पाते हो। राइट। क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड से नहीं देखे जा सकते हैं, ये सब कॉन्शियस से देखे जाते हैं। ओके। पहले हमारी सारी तैयारी हो जाती है जो हम कॉन्शियस माइंड से, जितना जोड़ घटाना है वो कॉन्शियस माइंड से कर लीजिए। हाँ, ये है कि आपको एक थोड़ी सी उसकी अवधारणा देने के लिए हम पेपर पे कैलकुलेट करवा देते हैं, लेकिन असल में देवता महसूस ही किए जा सकते हैं। और ये महसूस होता है जब आप बात करते हैं। ओके। क्योंकि भवन की पुत्री भावना होती है। अच्छा। भावना यानी आपका सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस में जो थॉट यहाँ आया, जब आपकी जुबान से निकला तो उसने देवताओं के बारे में बात कर दी। तो हम बातों में से पकड़ सकते हैं किसी की यस। बात। ओके। मैं आपको एक एग्जांपल हाँ देती जी, हूँ, प्लीज। अभी बिल्कुल हाल का है। अफ्रीका में एक फैक्ट्री, वो कागज़ के लिए रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। ठीक है। ठीक है, लुगदी बनाने का काम करते हैं, जो पल्प होता है। तो उनकी एक टरबाइन थी, तो बड़ी ह्यूज, बहुत बड़ा सेटअप है उनका, और टरबाइन उनकी रॉन्गली प्लेस्ड। तो उनका ये कहना था, सूरत से उन्होंने ये मशीन पे क्यों करी थी। तो उनको क्या हुआ कि जब ये टरबाइन काम करना बंद कर दी, स्टार्ट हुई और उसने काम करना बंद कर दिया, कुछ समय करी, वो उसमें वाइब्रेशंस ऐसे आ गए। अब उन्होंने ये बात मुझे बताई, तो उस मुझे बताने के पहले एक इंजीनियर से ज़रूर उन्होंने बात करी, मतलब सेट ऑफ इंजीनियर उनकी पूरी टीम रही होगी। तो उन्होंने जो टेक्निकल चीज़ थी वो मुझे समझाई कि आपको इसमें स्टीम को फ्लो करना पड़ता है, स्टीम टरबाइन के थ्रू जाती है, उसके शाफ्ट्स में मूवमेंट होता है, और वो जो मूवमेंट है वो अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड है। यस। ओके। इसके कारण वो जितनी किलोवाट की उनको एनर्जी चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं हो नहीं रही। हो पा रही। अब मैंने तो बात सुनी, और क्योंकि मेरे गुरु जो हैं वो सांख्य वाले हैं, तो बात को कैटेगराइज किया। उस फैक्ट्री का कोर यानी कि वहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो हैम्पर है, तो कौन हो गया? सूर्य। ओके। अब जो फ्यूम्स जो वहाँ पर वाष्प उनको देनी थी, जो उनकी स्टीम जानी थी, स्टीम अनकंट्रोल्ड, कौन आ गया? रुद्र। रुद्र। उसने वो पल्सेशन को गड़बड़ कर दिया, अगेन रुद्र काम कर रहा है। तो ये जो देवता हैं, इनको मुझे टारगेट करना है। जब ये टारगेट हो जाएंगे तो वो मशीन अपने आप से चलने लगेगी। अब मशीन के पुर्जे गए सही होने के लिए, तो क्या किया होगा मैंने? क्या मैंने देवता इंस्टॉल करा दिए होंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं। अच्छा। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि वो प्रेमाइसेस, अब क्या हो रहा है? एनर्जी असंतुलन हो रहा है। तो एनर्जी का असंतुलन या वहाँ पर कुछ सही स्पार्क ना मिलना, अब स्पार्क भी तो नहीं मिल रहा है, तो एक देवता और कान खड़े हो जाते हैं, अब ये देवता और भी आ गया। तो उनके प्रेमाइसेस में जो बाउंड्री वॉल थी, अब चूंकि बात अफ्रीका की हो रही है और वहाँ थोड़ा सिक्योरिटी का वो था, बड़ी रूरल एरिया में जाकर के उनकी ये फैक्ट्री है, तो E1 पे आसपास के लोग दीवार तोड़ करके चोरी कर लेते हैं, तो कौन सी एंट्रेंस बन गई? शिखी की एंट्रेंस। E1 की एंट्रेंस खुल गई। अभी आप 32 देवतास की आउटर पेरिफेरी की बात कर रहे हैं। अभी मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ जिसमें मैं देवताओं को कनेक्ट कर रही हूँ। ओके। लेकिन
काम मैं वैसा ही करूंगी, 6 लेवल महावास्तु एनालिसिस, जिसमें एंट्रेंस टॉयलेट देखूंगी, फिर एक्टिविटी कहाँ हो रखी है वो देखूंगी, फिर ये देखूंगी कि उसका जो ओनर है, 2 ओनर हैं, उनके हॉरोस्कोप पे चेक करूंगी। फिर उसके बाद देखूंगी कि कहीं कोई मर्मा तो नहीं गड़बड़ हो रहा है जिसके कारण कि इनकी मशीन में जो ये फ्लो होना चाहिए था वो गड़बड़ हो जा रहा है। तो देवताओं ने मुझे बता दिया कि देखना किस दिशा में है। ओके। रिवर्स इंजीनियरिंग है, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया आचार्य किए हुए, तो मैं समझती हूँ, थोड़ा एनर्जीज को महसूस कर सकती हूँ। तो एनर्जी से शुरुआत करके हम अपनी विधि पे वापस आते हैं। ओके। केबी सर से एक जो बात मैंने सीखी और जिसको मैंने गांठ बांध ली, मतलब मक्षिका स्थाने मक्षिका, आप जानते हो, नहीं। जैसा गुरु ने कहा उसको हूबहू फॉलो करूँगी। वो सिर्फ ये बात है कि मैं कभी भी जो हमारा प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, उनको बाईपास नहीं करती हूँ। जो मैथमेटिक्स पढ़ती थी क्लास में, स्कूल में, तो एक स्टेप हमने अगर स्किप कर दिया तो आधा नंबर कट जाता बिल्कुल। था, है ना। तो बस मुझे वो आधा नंबर नहीं कटवाना है अपना, इसलिए महावास्तु की विधि का लेवल 1 to 6 हूबहू वैसा ही फॉलो करती हूँ। ओके। देवता बाद में लगवाए, पहले बेसिक बैलेंसिंग करी। ओके। जो डोर्स रॉन्ग हो रखे थे उनको ट्रीट कराया, टॉयलेट्स को सही जगह प्लेस कराया, जो मैनेजर था उसके केबिन को भी सही जगह कर दिया, क्योंकि वो व्यक्ति है जो मेरा पीओसी है उनके लिए। तो मेरे से जो व्यक्ति कनेक्ट हो रहा है और जो वहाँ पर सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका प्लेसमेंट भी तो सही करना था। तो ये सारा करके बहुत ही जल्दी उनकी टरबाइन चालू हो जाएगी। ये मेरा अपना ताज़ा अभी का एक्सपीरियंस है। तो मैम आपने एक बात करी इसमें शिखी, जी, इवन भी आपने साथ में उसके बोला, वो क्या चीज़ है? शिखी इज़ अ स्पार्क। ओके। शिखी $1 बिलियन आइडिया है। हम्म। जब हम द्वार की बात करते हैं ना, तो आप ऐसे समझ लो कि एक बहुत एनर्जी से भरा हुआ व्यक्ति है और मान लीजिए बड़ा गुस्सैल भी है, जैसे शिखी। तो अगर ये अपनी जगह बैठा है और ये एनक्लोजर में है, यानी यहाँ पे दीवार है, तो ये शिखी अपने दिमाग का बहुत बढ़िया उपयोग करेगा और आपके लिए $1 बिलियन आइडिया लाएगा। ओके। लेकिन अगर इसको खोल दिया गया, यानी यहाँ पर द्वार बना दिया गया, तो क्या हो जाएगा, फिर ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ओके। तो E1 की एंट्रेंस, ये इवन की एंट्रेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस यस, होती है। नॉर्थ ईस्ट में 2 द्वार, हाँ हाँ। E1 and 8। ओके। 16 जोन में, 16 जोन 2 में डिवाइडेड हैं और वो Yes. 32 बन जाते हैं। यस, तो वो आउटर पेरिफेरी के 32 देवता निकल जाते हैं। Yes. और हर देवता की एक एंट्रेंस निकल जाती है। हाँ, हर देवता की, ओके, पेरिफेरल देवता की एक peripheral एंट्रेंस। देवता की। यस, और उसके अलग 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 एट्रीब्यूट्स हैं। यस, तो आपने अभी बात करी जैसे नॉर्थ ईस्ट में E1 शिखी की एंट्रेंस अगर खुल जाती है तो स्पार्क की प्रॉब्लम आती है। हाँ, स्पार्क की प्रॉब्लम आती है, या कई बार क्या होता है, ये एंट्रेंस फायर एक्सीडेंट्स भी देता है। ओके। यहाँ स्पार्क ज़्यादा बढ़ जाता है तो मानसिक असंतुलन भी देता है। ओके। कभी कभी एग्रेशन बहुत बढ़ा देता है। तो आप अब ये फिर अगेन प्रचलित बात है कि नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस वहीं आ रहा था। बहुत अच्छा होता है, हाँ जी। और महावास्तु के अनुसार ये सबसे खराब एंट्रेंस है। ओके। क्यों? क्योंकि शिखी देवता हाँ। वो एग्रेशन भी देंगे, वो फायर एक्सीडेंट भी देंगे, वो चोरी भी देंगे। अब जैसे मैंने ये आपको फैक्ट्री का एक्सपीरियंस बताया ना अपना, तो वो व्यक्ति वहीं से शिखी से ही क्यों चोरी कर रहा है? क्योंकि चोरी करने की दिशा ही है वो इंटैक्ट नहीं है तो चोरी होगी। कभी उन्होंने कोई वहाँ पे तोड़फोड़ करी होगी तो कोई दरार सी रह गई होगी, अब वो दरार यानी एक एंट्रेंस का काम कर रही, तो बार बार वहीं से चोरी हो रही। अच्छा, तो इतना माइन्यूट भी देखना पड़ता है हमें। जी, ओके। माइन्यूट हम दीवारों पे ज़रूर देखते हैं, सेटबैक पे देखते हैं। ओके। सेटबैक मतलब मेहुल, जो हमारी बाउंड्री वॉल है, हाँ जी। उस बाउंड्री वॉल से लग करके जो एरिया है, कवर्ड और बाउंड्री वॉल के बीच में जो Yes, एरिया है वो जी, सेटबैक। वो सेटबैक एरिया ओके। है। तो वहाँ पर भी हम देख लेते हैं। वहाँ पर अगर कोई एंटी एक्टिविटी है तो भी गड़बड़ रिजल्ट आते हैं। तो मैम नॉर्थ ईस्ट में आपने एक तो बताया शिखी, और दूसरी एंट्रेंस कौन सी हुई? दूसरी दिति। ओके। दिति असुरों की माँ है, ठीक है, और ये क्या है, ये बड़ी पॉजिटिव है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देती है। असुरों की माँ और बैंक बैलेंस बढ़ा देती है। Yes. ये कैसे? देखिए क्या है कि N8 की एंट्रेंस में हम ऐसा मानते हैं कि यदि ये एंट्रेंस आपके घर की खुली हुई है तो आप बैंक में पैसा अपने रखते जाएंगे, एफडियाँ करवाते जाएंगे। ओके। तो आपके हिसाब से क्या ये एंट्रेंस अच्छी है? अच्छी भी है और नहीं भी, अच्छा, नहीं क्यों अच्छी है? क्योंकि जिसका कैश का काम है वो कैसे रखेगा बैंक में? नहीं, कैश का भी काम है, और जो बिजनेसमैन है अगर उसकी प्रकृति ऐसी, उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि उसको पैसा
अपना इकट्ठा करना है तो रोलिंग में कैसे रोलिंग आएगा, में फ्लो कैसे तो बनेगा? बिजनेस कैसे बढ़ेगा, बिल्कुल। एक्सपेंशन कैसे होगा। तो ऐसे बिजनेस हाउस जहाँ पर किसी ने ये बताया भाई नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस खुलवा लो, एंट्रेंस खुलवा ली, वहीं धंधा ठप हो जाता है। ओह, यस, क्योंकि पैसा कहाँ जाने लगा, बैंक में बैंक जाने। में, एफडीज में, यस इन्वेस्टमेंट में। यस। ओके। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी वैसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट से आप फ़ायदा उठाना चाहते हो, वो वाला इन्वेस्टमेंट नहीं, केवल वो स्लगिश तमस वाला इन्वेस्टमेंट। पैसा इकट्ठा होता जाए, एफडीआं कराते रहो, आगे चल के पोतों पड़पोतों को देंगे हमारे टैक्स। बनियों वाला इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, तो ऐसा है। ओके, तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस हमारी अच्छी दोनों ही नहीं है आज हाँ, के आज के समय पे आज तो के नहीं। समय में। जी, क्योंकि सामान्य व्यक्ति भी आज भी देखो, हमारे जैसे सामान्य लोग भी जो सर्विस क्लास भी हैं बट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। हम्म। तो किसी के लिए भी पैसा, अगर उसकी ये सोच है कि नहीं पैसा अब यहाँ इसी पे हमने एफडी करा ली और वो थोड़ा बहुत जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है हम उसी पे सेटिस्फाइड हैं, तो बात क्या हो गई, वो कॉमन मैन वाली बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन वाली। तभी कॉमन मैन के वास्तव में मोस्टली ये था कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस खोलो। यस। ओके, ठीक है। तो हमने अभी नॉर्थ ईस्ट की बात करी। आपने बताया कि N8 करके जो हमने सिग्निफाई कर रखा है वो है दिति, जी, और उसके साथ में क्लॉकवाइज चलते हैं तो E1 हमारा हो गया इवन हो गया शिखी। शिखी। जी। शिखी। तो उसके बाद हमारे आगे के जो एंट्रेंसेस हैं दो देवता, वो कौन से हैं? अब पर्जन्य। प्रजन्य। हाँ, ओके। जो पर्जन्य है वो क्रिएशन की शक्ति है। हम्म। तो ये ऐसी, और ये फेमिनाइन शक्ति है। हम्म। तो हम अब हमारी किताब में शुरू में जब मैंने आज से बहुत साल पहले कोर्स किया तो उसमें लिखा हुआ था कि इस एंट्रेंस वाले घर में लड़कियों का जन्म होता है। ओके। तो फेमिनाइन एनर्जी है और यहाँ पर खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस बात पे, मुझे अच्छा नहीं लगा कि लड़कियों का जन्म होता है और खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर की एंट्रेंस है, ये क्या बात हुई भला। तब उस एनर्जी को समझा तो ये पता चला कि ये क्रिएशन की एनर्जी है और क्रिएट करने के लिए कुछ तो उसमें इन्वेस्ट करना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पड़ेगा, राइट। ये एनर्जी बहुत अच्छा काम करती है जब एनक्लोज्ड होती है, एनक्लोज्ड होती है, यानी बंद। ओके। यहाँ पे दरवाज़ा होना ही नहीं चाहिए, अच्छा, वरना खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपने बोला कि इस एंट्रेंस से लड़कियों का जन्म ज़्यादा जन्म होता है। हाँ जी। तो जहाँ पे लड़कियाँ नहीं है, क्या वहाँ पे एंट्रेंस खुलवा के काम ले सकते हैं हम? अगर किसी की बहुत हार्दिक इच्छा हो कि घर में बेटी हो, आज के सिनेरियो में बड़ी टफ बात कर दी आपने, तो शायद किसी की इच्छा हो। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया? मेरे 2 बेटियां हैं। आपने किसी के एक्सपेरिमेंट नहीं, किया? मैंने ये क्योंकि मेहुल आज तक कोई ऐसा व्यक्ति आया ही नहीं। ओके। हम ज़रूर यही कहते हैं, आई एम ब्लेस्ड विद 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स, और मैं तो चूँकि माँ अन्नपूर्णा की भक्त हूँ और ऐसा, उन दोनों बच्चियों के नाम भी मैंने अन्नपूर्णा जी पे रखे अरे हैं। वाह। मेरे ससुर साहब ने रखे हैं, तो नंदिनी और अन्नदा, तो अन्नपूर्णा जी के नाम हैं। लेकिन ऐसा किसी ने आके कहा नहीं कि मुझे घर पे बेटियां चाहिए। E2 की एंट्रेंस प्रजनन की शक्ति को एनहांस करती है, तो यहाँ पर हम बहुत छोटा सा उपचार करते हैं। और आज का समय देखिए क्या हो गया है कि शादियाँ लेट हो रही हैं, तो थोड़ा सा बच्चों में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया मेरे पास जिसने कहा कि IVF करना है, तो E2 की एनर्जी इतना बढ़िया रिजल्ट देती है। IVF के सक्सेस होने के, अब तो खैर बहुत ही अच्छी टेक्निक हो गई है, लेकिन इसके भी सक्सेस होने के थोड़ा रेट कम है। लेकिन E2 की एनर्जीज़ को जैसे ही हम बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर अपने कुछ किचन ग्रॉसरी उपचार भी कर देते हैं, तब भी रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब IVF के जो सेंटर्स हैं, Yes. उनका जो लैब है जहाँ पे वो करवाते हैं, मेन हाँ। जो उनका प्रोसेस चलता है, कोर प्रोसेस, वो इसका मतलब हमारा प्रजनन के स्थान पे होना अच्छा है। यस, ओके। परफेक्ट। मैं आपको अपनी क्लाइंट की बात बताती हूँ। 42 इयर्स में शी वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। 42 इयर्स? Yes. ओह। तो IVF से ही उन्होंने बेबी प्लान किया, लेकिन नॉर्मल डिलीवर किया, हेल एंड हार्टी बच्चा, अब 4 साल का बच्चा है उनका, और सक्सेस हुआ क्योंकि E2 पे हमने काम किया। हाँ, और एनर्जीज पे भी काम किया, जैसे पितृ को कनेक्ट किया, तो घर में संतान हो। पितृ कौन से? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ओके। जी, तो पितृ की एनर्जी है, वो साउथ वेस्ट की एनर्जी है, और आपको पितृ प्रेरित करते हैं अपने जैसों को जन्म देने के लिए, अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। यस। ओके। तो अगर संतान की प्रॉब्लम है और आपको कोई मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ रहा है, तो ये 2 एनर्जीज जैसे ही हम, और साथ में एक और एनर्जी की बात कर देती हूँ, द्वारिक। द्वारिक। पितृ आपको
संतान प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। हम्म, E2 प्रजनन की शक्ति को बढ़ाते हैं। प्रजन्य। यस, पर्जन्य E2। और द्वारिक, तो जो आपने गर्भ धारण किया उसकी सुरक्षा का काम करते हैं द्वारिक। ये कहाँ पे होते हैं? W2। W2 W2 का मतलब हो गया वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट। ओके साउथ वेस्ट, वेस्ट West, साउथ south, वेस्ट, और इधर हो गया ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके। तो ये 3 देवता हमारे यस, किसी को भी कंसीव करना है हाँ, तो उसके लिए मेजर चाइल्ड बर्थ के लिए मेजर हेल्प रहती है। हेल्प करते हैं। आप देखो, बात हम देवताओं की कर रहे हैं लेकिन जोन से कनेक्ट कर रहे कनेक्ट हैं, करके। क्योंकि समझ जोन से आता है। हाँ राइट। आपने एक बात कही अभी जब हम बात कर रहे थे पहले, तो आपने कहा कि अभी इंस्टाग्राम पे आप क्या देख रहे हैं, बताइए, उसका जिक्र कीजिए। इंस्टाग्राम पे आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कोई, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो कह रहे हैं कि हम देवतास पे काम करने वाले पहले इंसान हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जबकि महावास्तु में केबी सर की वीडियोस ही आज से 15-20 साल पुरानी यूट्यूब पे रखी हुई हैं देवतास के ऊपर। और जैसे आप बता रहे हो देवतास के ऊपर, मेरे को नहीं लगता कि आज तक, अभी तक इतना खुल के किसी ने यूट्यूब पे ये बातें कही हैं। देखिए मेहुल, क्या है कि देवता जो, चूंकि हम बात करते हैं 16 जोन्स की, 32 एंट्रेंसेस की, आधार तो 45 देवता ही हैं। बिल्कुल। अब एक जोन है, उस जोन के गुणधर्म आपको कैसे मिलते हैं, जो उसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको कैसे मिलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में समझाती हूँ। आप जैसे किसी के घर गए, आप मान लीजिए मेरे घर आए, तो मेरे घर में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी एक पेट कैट है, हम 5 जने। तो मेरे घर का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ा, हम पांचों का मिला जुला। जैसे मैंने आपके साथ, जैसे मेरे परिवार वालों ने आपके साथ में व्यवहार किया, बिल्कुल। आप मेरे घर के बारे में वो पूरा एक मिला जुला सा एक्सप्रेशन लेकर के लेके जाएंगे, जाएंगे। है ना। आपका एक्सपीरियंस मेरे घर के लिए ऐसा ही होगा। अब जोन क्या है, मैं नॉर्थ ईस्ट से बताती हूँ आपको। तो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, जिसका एट्रीब्यूट है क्लैरिटी ऑफ माइंड, ये कहाँ से आएगा, वहाँ पे मौजूद देवताओं का मिला जुला इफेक्ट है। ओके, आपने देवता अभी हम बताए नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से? तो नॉर्थ ईस्ट में अब चूंकि ब्रह्म कोर है, तो हर दिशा का इंटीग्रल पार्ट ब्रह्म है ही। ओके। तो ब्रह्मा से शुरू किया। अब ब्रह्मा के बाद में 2 एनर्जीज वहां पर हैं, भूधर और आर्यमा। छोटा छोटा पार्ट। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा ओके। पार्ट, ठीक है। इसके बाद क्या आ गए, आप और आपवत्स। ठीक है। यानी अगर आप क्लैरिटी की बात कर रहे हो, तो जब व्यक्ति स्वस्थ है, आप और आपवत्स, न्यूट्रिएंट्स बॉडी में पूरे अच्छे से फ्लो हो रहे हैं, दिमाग में भी तो हो रहे हैं ना, तो आप और आपवत्स। अब इसके आगे हम आ गए तो दिति और शिखी। दिति कौन, असुरों की, असुरों की माँ। यानी कंट्रोल्ड। और वो जो कंट्रोल तो हो गया आदिति का, और विस्तार वो हो गया दिति का। ओके। शिखी $1 बिलियन आइडिया। $1 बिलियन आइडिया। तो ये कौन कौन मिल गए, ब्रह्मा, भूधर, आर्यमा, आपवत्स, आप, दिति, शिखी। इनका मिला जुला जो इफेक्ट है वो उस जोन का एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ से निकल के वो 16 जोन्स के एट्रीब्यूट आते हैं। यस यस। ओके। तो फिर हम कैसे देवता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आधार ही देवताओं का लेकर के चल रहे हैं। देवता मतलब, अब ये जो 45 देवताओं की बात हो रही है, ब्रह्मा है, फिर 4, फिर 8, फिर उसके बाद पेरिफेरल 32। अब एक एक नाम लेने चलोगे तो थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन ये जो देवता हैं, ये वो एनर्जीज हैं जो किसी भी कार्य, किसी भी प्रायोजन को सिद्ध करते हैं। तो प्रायोजन को सिद्ध करने के लिए देव हैं। उस प्रायोजन को न सिद्ध किया जाए, ऑब्स्टिकल लग जाए, रिस्ट्रिक्शन लग जाए, उसलिए असुर हैं। ओके। अब तो क्या असुर खराब हो गए? नहीं। असुर वो शक्तियां हैं जो काम आगे बढ़ रहा है, अब कहीं तो थमेंगे ना। अब जैसे हम हैं, चलते चले जा रहे हैं, कहीं तो रुकेंगे। जब रुकेंगे तो विश्राम होगा, तो शरीर को विश्राम मिलेगा, मन को विश्राम मिलेगा। तो ये जो साइकिल है, इस पे चलाने के लिए, अब कुछ अच्छा हुआ तो कुछ खराब हुआ, कुछ बढ़िया हमने किया, अब एक थोड़ा सा सेटबैक आया, फिर नई एनर्जी से कुछ और बेहतरीन काम किया। तो ये जो उतार चढ़ाव हैं जीवन के, ये 45 एनर्जीज। जैसे कार में ब्रेक होता है उसको स्पीड में भगाने के लिए। यस, यहाँ पर हमारा एक और रूल आ जाता है, एक और जो केबी सर ने हमें साझा किया, वो बात है प्रकृति की। तो प्रकृति में त्रिगुणात्मक प्रकृति। तो अभी हम असुर की बात कर रहे थे, अब देखो ना, देवताओं और असुर में अगर जीवन एकदम सीधा सरल चलता चला जा रहा है, कोई फन ही नहीं है।
और सीधा चलता चला गया तो ईसीजी पे भी जो सीधी लाइन हो गई तो हैप्पी एंडिंग हो गई। तो हम कभी भी बिल्कुल सरल परफेक्शन इसकी बात ही नहीं बात ही नहीं करते। करते। परफेक्ट चौरस प्लॉट हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ परफेक्शन आ गया तो जो उतार चढ़ाव नहीं है तो गुंजाइश ही नहीं बच जाती है कुछ करने की। ओके। तो जीवन में देवता और असुर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो उतार चढ़ाव हैं तो जीवन आगे बढ़ रहा है। ये हमारी जीवनी शक्ति है, ये हमारी लाइफ का फोर्स है जो आगे बढ़ाता है। तो कुछ कम हो गया तो कुछ बेहतर की क्रेविंग हो गई, ऐसे देवता काम तो करते हैं। इम्परफेक्शन इज द की टू सक्सेस। यस, शेष पे दुनिया कायम है। शेष शेष। यानी जो बचा हुआ, यानी जो इम्परफेक्ट है। तो कहते हैं ना, शेषनाग के ऊपर हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। तो ये शेष पे दुनिया कायम है। हम कुछ बच गया उसको पूरा करने के लिए फिर पुनर्जन्म लेते हैं, फिर उसको पूरा करते हैं और कुछ फिर क्रेडिट करके चले जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर अगला जन्म होता है। तो शेष पे दुनिया कायम है। अरे वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो रहा है मैम ये। जी तो हमें ना वापस आते हैं देवतास के ऊपर ही। आपने बताया कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक तो हो गया पर्जन्य, जी। दूसरा जयंत। जयंत, इंद्र का बेटा जयंत। यस, इंद्र का बेटा जयंत, जो सबको एक दृष्टि से देखता है। एंड जयंत क्या है? जयंत एक जुगाड़ू व्यक्ति है। जुगाड़ू। या ओके। आप अगर यूपी का अगर थोड़ा तो समय, इंडिया वाले सारे जुगाड़ू हैं। यस, तो ये जयंत जो है वो जुगाड़ करता है। येन केन प्रकारेण अपने काम को सिद्ध करना जयंत का काम। मतलब बाय हुक और क्रुक इसको काम करना है वो। यस। ओके। ये कनेक्ट भी बड़ा बढ़िया बनाता है। अब देखो हम धीरे धीरे ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ना, तो जोन कौन सा हो गया? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से हम ईस्ट की तरफ ईस्ट की साइड जाएंगे, आ गए। क्योंकि क्या है, ये ट्रांजिशन है। देवताओं की एनर्जी भी आप एक से शुरू कर रहे हो, तो अगर आपने इवन से शुरू की तो अब ये फ्लो है। ये ऐसा नहीं कि हम हॉप कर रहे हैं, वी आर गोइंग विद द फ्लो। इवन हो गया, शिखी $1 बिलियन आइडिया। तो फिर E2 हो गया, उसको क्रिएट करना, प्रजनन की शक्ति। E3 हो गया, अब हमारे पास शक्ति भी है, आइडिया भी है, तो कहाँ से कनेक्ट किया जाए, क्या जुगाड़ लगाया जाए। अब आ गए E4 पे महेंद्री। महेंद्री। यस। ओके। महेंद्री कौन है? महेंद्री इज अ रूलर। रूलर। यस, राजा। राजा। ओके। तो राजा के लिए कौन सपोर्ट करता है? जयंत। आप एक देखो, एक कोई किसी फील्ड में अपने टॉप पे कोई व्यक्ति, तो उसके साथ में जो उसका एक पीछे से जो चलता रहता है, जो उसके बिहाफ में 2-4 लोगों से बात करता रहता है, वो जयंत हो गया। और लीडर या रूलर या राजा महेंद्री हो गया। मुन्ना भाई का सर्किट। यस, परफेक्ट, मुन्ना भाई का सर्किट। ओके। स्पोक्स पर्सन हो जाता है। तो मुन्ना सर्किट हमने समझ ही लिया। हाँ जी। जयंती और महेंद्र। अब आ जाते हैं हम सूर्य पे। तो सूर्य आपको बकिंगम पैलेस से कनेक्ट किया ना, तो राजशाही, साम्राज्य, अथॉरिटी सूर्य से मिलती है। तो अगर सूर्य आपके एंट्रेंस नहीं है, एनक्लोज्ड हैं, तो उस घर में, और उसको आपने उस दिशा को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है, तो आप ये समझ लीजिए कि लीडरशिप आपके लिए है। ओके। जी। किसी भी फॉर्म में। किसी भी फॉर्म में। अपनी सोसाइटी में लोग लीडर हो जाते हैं, राइट। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर हो जाते हैं, देश के लीडर हो जाते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल सक्सेस के लिए भी सूर्य इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस। समाज में अपने, समाज क्या, अपने लोग, अपने लोगों में अगर किसी को अथॉरिटी चाहिए, टॉप पे जाना है, तो सूर्य बेस्ट। आपको सूर्य की एनर्जी को मैनेज करना है। उसके लिए क्या है हमारे अच्छा, E5 की एंट्रेंस होगी तो क्या होगा? E5 की एंट्रेंस गड़बड़ काम कर देती है। सूर्य अथॉरिटी है, उसको इनक्लोज रखना है, यानी उसको हमेशा ही चैनलाइज्ड रखना है। चैनलाइज रखने का मतलब है वहाँ पे दीवार होनी चाहिए। अगर ये ओपन हो गई तो एग्रेशन, अच्छा। भयानक एग्रेशन होता है, मतलब तोड़ फोड़ वाला एग्रेशन होता है। सूर्य आग का गोला, उसमें से पृथ्वी निकली, ठंडी हुई, अब वहाँ पे हम हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन सूर्य से ठंडा होने के बाद ही तो हमारा क्रिएशन चालू होता है। ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स हो जाती है यदि ओपन रहती है। तो जो ये ईस्ट की एंट्रेंस कहते हैं कि ईस्ट की एंट्रेंस होनी चाहिए, ईस्ट फेसिंग प्लॉट होना चाहिए, तो क्या ईस्ट में कोई भी एंट्रेंस अच्छी नहीं है? नहीं, ईस्ट में 2 एंट्रेंसेस बहुत अच्छी हैं। कौन सी? E3 E4। अच्छा, पहले वाली। यस। ओके। तो E3 E4 की एंट्रेंस आपके लिए, अब E3 आपके लिए बहुत अच्छे लोगों से कनेक्ट देती है। E4 आपके लिए जो फ्रूटफुल लोग हैं उनका कनेक्ट बहुत अच्छा करती है। ओके। तो जो ये लोग होते हैं अपने मैम, जो गवर्नमेंट टेंडर्स लाइजनर्स होते हैं, राइट? Yes. तो उनके लिए एंट्रेंस ईस्ट की होनी चाहिए। बिल्कुल ईस्ट की होनी चाहिए। E4।
हाँ, E3 E4 दोनों ही अच्छा काम ओके। करती। E4 बेस्ट काम करेगी क्योंकि आपको उन लोगों से कनेक्ट करा देगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ओके। तो ये कनेक्ट जो क्रिस क्रॉस है, इसका फ़ायदा इससे, इसका फ़ायदा इससे, तो विन विन सिचुएशन E4 की एंट्रेंस। E4 की एंट्रेंस। यस, ओके। गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि गवर्नमेंट की आपको अपने बॉसेस का सपोर्ट मिल जाता है, अथॉरिटी का सपोर्ट मिल जाता है। राइट। तो E5 की जो सूर्य की एंट्रेंस है पर वो अच्छी नहीं है, हाँ, एंट्रेंस अच्छी नहीं वो है। एंट्रेंस अच्छी नहीं है, बट वहाँ पे हम बैठ सकते हैं यस। अगर आपका किसी से कनेक्ट करवाना हो आपको। हाँ, अगर आपका पॉलिटिकल आपको अप्रोच Political चाहिए, approach। आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, तो इस दिशा का प्रयोग हम बहुत अच्छे से करते हैं। ओके ओके। और लाइजनर्स तो बैठ ही सकते हैं फिर यहाँ लाइजनस पर। बैठ सकते हैं। तो ऑफिस अगर किसी को बनाना है अपना, तो सेंटर निकाल के ईस्ट में अपना बैठ हाँ, सकता है वो, बैठ अगर वो सकते लाइजनर है तो। हाँ, नहीं नहीं, कहीं पर भी जो व्यक्ति नेटवर्किंग का काम कर रहा है, ओके। भाई ईस्ट की दिशा, नेटवर्किंग की दिशा, फायदेमंद लोगों से कनेक्ट करो, उनको और अनदर फायदेमंद लोगों से कनेक्ट करके आप ये एक पूरा जाल जैसा बिछा देते हैं। अच्छा। नेटवर्क, नेटवर्क। जाल। तो नेटवर्किंग के लिए सबसे अच्छी दिशा ये है। ईस्ट है। यस। ओके। इसके आगे। अब आ जाता है E6। हाँ जी, तो E6 पे कौन सा देवता? सो E6 है सत्य। ओके। तो सत्य क्या है? जब आप किसी से कोई कमिटमेंट कर रहे हैं और उसको पूरा कर पा रहे हैं, यानी अपनी बात पे आप अड़िग हैं, तो ये हो गया सत्य। अच्छा। तो ये जो एनर्जी है सत्य की, वो आपको आपके कमिटमेंट को फेल नहीं होने देती अगर इनक्लोज है। अगर यहाँ दरवाज़ा बना दिया, एंट्रेंस कर दी, तो गड़बड़ क्या हो जाएगी? आपके अपने ही एम्प्लॉयज़ आपको किसी ना किसी बात पे चीट करेंगे, ये आपकी इन्फॉर्मेशन भी लीक कर सकते हैं। तो वो लीकेज अगर यहाँ पर है, अगर यहाँ द्वार है, तो वो लीकेज हो जाएगा, ओके। और कमिटमेंट फेलियर्स भी। कमिटमेंट फेलियर्स हो जाएंगे। अब जैसे E6 की एंट्रेंस है किसी की और उसको उसका काम है लॉजिस्टिक का, यानी कहीं पर कोई सामान सही तरह से पहुंचाना है, ठीक है, और वो नहीं कर पाता है, बार बार कमिटमेंट फेलियर होता है। वो कहता है नहीं जी, रास्ते में ट्रांजिट में ये चीज़ ऐसे ख़राब हो गई। इवन कुरियर वाले, बहाने बनाना। हाँ, तो अब अगर कुरियर वाला अपना सही समय पर डिलीवरी नहीं दे पा रहा है, सही समय पर डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं E6 की प्रॉब्लम है। ओके। क्योंकि कमिटमेंट फेलियर होता है। जो टाइम बाउंड चीज़ें करनी है वो आप अपने कमिटमेंट को पूरा ही नहीं कर पाते हो। ग्रेट ग्रेट। बिजनेसमैन के साथ में ये प्रॉब्लम काफ़ी होती है। काफ़ी होती है। जी। सपोज करो किसी से बात निकलवानी हो, हाँ हाँ। तो वो बात पे अड़िग है अपने, वो खोल नहीं रहा, अब क्या करें? अब यहाँ पर आप कुछ ऐसा टूल लगा सकते हो जो उसके मुंह से सत्य निकलवा दे। जैसे एक स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर। अच्छा। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि CBI में जांच चल रही है और किसी से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात निकलवानी है, तो इसमें वाइस वर्सा हो सकता है। देखिए, मतलब रिस्क है, अभी मैंने ट्राई नहीं किया, इसको ट्राई कर सकते हैं। तो सत्य की जगह पर आप एक ब्लूटूथ स्पीकर रखवा दीजिए, बंदा अपने आप से सत्य ही बोलेगा। ओह। यस। अरे वाह। कम्युनिकेशन का टूल उस दिशा के एट्रीब्यूट को लेकर के बात करेगा। दिशा का एट्रीब्यूट क्या है? सत्य। चलो मैम, E7। अगला E7। हाँ, तो E7 है ब्रश। E7 वो व्यक्ति, मतलब ब्रश वैसा है जो इनसेंसिटिव है, तो इसका एंट्रेंस का एट्रीब्यूट भी है, चर्निंग है। तो चर्निंग, किसी भी बात को लेकर के पीछे पड़े रहना, एनालाइज करते रहना, तो बहुत इनसेंसिटिविटी सी फील होती है इस एंट्रेंस से। दूसरों के प्रति व्यक्ति का जो व्यवहार है वो इनसेंसिटिव हो जाता है। ओके। तो जिसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में एनालिसिस पैरालिसिस, बिल्कुल परफेक्ट है। कि कहीं बहुत पे भी जेंजी टर्म है। हाँ। कि आप इतना सोचते रह जाओ, इतना चर्न करते रह जाओ कि वो कार्यान्वित ना हो पाए, एग्जीक्यूशन ही ना हो पाए, बस अपने थूक के पकौड़े तले जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही है। तो इसको मैनेज कैसे करेंगे? अब चर्निंग है, चर्निंग रिक्वायर्ड भी है। तो अब ये रगड़ाई हुई, रगड़ाई के बाद आपको एक होराइजन मिला, एक ओपननेस आपको दिखा, ये वो स्पेस है जहाँ पर आप कुछ कर सकते हो। तो केवल चर्निंग ही होती रही, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है अंतरिक्ष की तरफ, वो स्पेस की तरफ, वो हो ही नहीं पाएगा। तो अगर यहाँ पर भी एंट्रेंस खुली हुई है E8 पे, ये भी प्रॉब्लम देती है। ओके। तो E8 की एंट्रेंस भी गलत है। मतलब जिनको हम स्ट्रिक्ट नो एंट्रेंस कहते हैं, उसमें से एक E8 की, अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष का वैसे एट्रीब्यूट क्या हुआ? विस्तार।
विस्तार। जैसे मेरे को अपने बिजनेस के अंदर अगर एक्सपेंड करना है तो मैं अंतरिक्ष पे काम करूंगा। यस, ओके। अंतरिक्ष पे काम कर, विस्तार कैसे करोगे? पहले एक रोड मैप बनाओगे, हम्म रोड मैप के लिए एनालिसिस करोगे, तो वो एनालिसिस आया E7 से, ओके। भ्रश से। फिर विस्तार के लिए आपने बात करी, अब उस विस्तार को फ्यूल इन कौन करेगा? अनिल करेगा। ओके। अनिल वो अग्नि है जिसको प्रज्वलित होने के लिए, जिसको एक्सपेंशन चाहिए, जिसको आसमान चाहिए। तो अगला आ जाता है अनिल, अनिल। S1। अनिल S1। S1 का जो देवता है, यहाँ पर भी हम एंट्रेंस बना करते हैं। ओके। अभी हम साउथ ईस्ट पे हैं, ये अभी हम साउथ ईस्ट, अंतरिक्ष भी और अनिल भी, अनिल ये दोनों भी। साउथ ईस्ट में एंट्रेंसेस आती जी। हैं। ओके। तो S1 की एंट्रेंस घर के बेटों पे नेगेटिव प्रभाव डालती है, ओके, मेल मेंबर्स पे। मेल मेंबर्स पे। तो इसको भी अवॉइड करते हैं, लेकिन इस दिशा का हम बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको मालूम ही चल गया, अंतरिक्ष है और अनिल है। अनिल, अनल, अनल यानी अग्नि। तो वो अनिल कहाँ प्रज्वलित होगी? उसको जो स्पेस मिला वो अंतरिक्ष है। तो अगर आपको कैश फ्लो, या आपको ऐसा लगता है कि पेमेंट्स डिले हो रहा है, या ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की रेड पड़ रही है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हम देख लेते हैं। ओके। तो अब आपको समझ में आया कि अंदर जो टेक्निकलिटी है वो इन देवताओं की काम की है। जी। मेरे को इस चीज़ से एक भी समझ में आ रहा है कि आपने जैसे अभी बात करी साउथ ईस्ट के 2 देवता, और मेजरली बिजनेस के अंदर जो पेमेंट ब्लॉक होती है वो 2 जगह पे ही होती है। जी। अगर वो प्रोडक्ट लाइन में है तो या तो हमने अपना मार्केट में माल रखवा रखा है, वहाँ से पेमेंट नहीं आ रही, या फिर खुद का माल पड़ा हुआ है, वो पेमेंट ब्लॉक हुई पड़ी है। हाँ। तो वो अपने आप में क्या अंतरिक्ष हो गया कि मार्केट में रखवाया हुआ माल, हाँ। और अनिल हो गया खुद का पड़ा हुआ माल। हाँ, अपना स्टॉक पड़ा अपना हुआ, स्टॉक पड़ा हुआ। अरे वाह, जो स्लगिश हो गया, जो स्लगिश हो गया। तो अग्निमंद हो गई। अग्निबंध हो गया। तो जब अग्निमंद हो जाती है किसी की पेट में, तो भी तकलीफ हो जाती है। ये तो वो वाली अग्नि है ना। तो किसी भी चीज़ में आपको फ्लो चाहिए, आपको पैसे का फ्लो चाहिए, या शरीर में आपको लगता है कि स्वास्थ्य का फ्लो चाहिए, तो डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, तो ये सारा साउथ ईस्ट से आ जाता है। जठराग्नि। जठराग्नि। ओके। और 3 तरह की अग्नि होती है ना, एक जठराग्नि होती है, एक दावानल होती है जो जंगल की आग होती है, और एक मंदिर के दीपक की आग होती है जो सूदिंग होती है। तो अगले जोन पे हम जाते हैं, वो है दावानल। ओके। ये जो थी, ये जठराग्नि थी। अब है जंगल की आग। ये जंगल की आग आ गई S2 S3 की। हमने S1 बताया, अब S2 और S3। तो पूषा और वितस्थ, ये दोनों कौन है? ये आपको केयर करके, नर्चर करके, कॉन्फिडेंस को इंटैक्ट करके रखने वाले हैं देवता। पूषा वो, ऐसा आप समझ लीजिए कि पूषा आपके लिए खोज के लेके आने वाला व्यक्ति है, और पोषण भी करता है। ओके। अब पूषा की हमें कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है? लॉजिस्टिक्स में। यस। कि भाई हमारे जो माल जा रहा है वो सही सलामत पहुंच जाए, वो पूषा हो गया। जी। और कहाँ पे आएगी? इसमें थोड़ा सा पुराना पीछे जाते हैं। हाँ जी। तो जब शादी ब्याह होते थे, तो एक गांव से दूसरे गांव बारात जाती थी। अब ये जो पूषा देवता थे, इनकी हवी दी जाती थी, इनको सम्मान दिया जाता था कि जो बहू शादी होकर के आ रही है वो आराम से अपने घर आ जाए। ओके। तो रास्ते में मार्ग के चोरों लुटेरों से बचने के लिए पूषा देवता को का पूजन किया जाता था, आवाहन किया जाता था। तो पूषा वो हैं जो शरीर में स्वास्थ्य देते हैं। पूषा वो हैं जो आपके लॉजिस्टिक में, ट्रांजिट में आपका कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ओके, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ देते हैं। ग्रेट। तो मतलब किसी की भी अगर लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपना पूषा साउथ ईस्ट में पूषा देवता S2 को को चेक चेक करे। यस। और वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो वहाँ पे रखा हुआ सामान या फिर प्रॉब्लम वो बता ही देगा अपने आप भाई ही। हम तो कैसे जाते हैं, हम देवताओं को तो बाद में देखते हैं, हम तो ये देखते हैं कि उस दिशा में, उस देवता में सामान क्या रखा है। अब इसमें एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा है, केबी सर ने सुनाया था। S2 में हमारे नागपंचमी में पूजा होती है, जिसमें दीवार पे वो काले रंग के नाग से बना दिए जाते हैं और उनका पूजन किया जाता है। तो किसी के यहाँ S2 में वो नाग बने हुए थे। अब उनको सपने में भी नाग दिखने लगे और उनके घर में वास्तव में नाग आने लगे। तो पूछा कौन? ढूंढ करके, खोज करके लेकर के आने वाला। तो नाग ले आया। जो वहाँ रखोगे वो ले आएगा, धन रखोगे धन लाएगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई आइडल रखेंगे, जैसे अपने हनुमान जी, आवर ओन सुपर हीरो, अगर उनको वहाँ पे रख दिया तो स्वास्थ्य लेकर के आएंगे, स्ट्रेंथ लाएंगे। तो जिन जैसे घरों में क्या छोटे बच्चे हैं और आपको लगता है कि इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो नॉर्थ ईस्ट भी देखेंगे। लेकिन अगर फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए तो ये S2 पूषा देवता बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके आगे आता है हमारा वितस्थ। जी,
तो वितस्त क्या है? वितस्त आपके लिए ये द्वार बहुत अच्छा है। अच्छा, अच्छा तो S2 का द्वार भी है। क्यों? क्योंकि ये दूसरों के लिए काम करवाता है। ओके। MNC में काम करने वालों के लिए ये द्वार सबसे अच्छा रहता है, अरे वाह। ग्रोथ देता है। अब आप कहीं जॉब कर रहे हैं, दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, या NGOs में काम कर रहे हैं, तो ये S2 की एनर्जी दूसरों के लिए काम करवाती है, तो जॉब में ग्रोथ मिलती है बहुत अच्छी। तो अगर आप अब ये सब्जेक्टिव हो गया कि जॉब करने वाला व्यक्ति स्पेशली MNC में काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे भी द्वार खोल सकते हैं। मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा उनके लिए। लेकिन यही अगर कोई बिजनेसमैन है तो दूसरों के लिए काम करने लगेगा, तो अपना पैसा भी नहीं मांग पाएगा। बिल्कुल। तो ये द्वार बिजनेस हाउसेस के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जॉब करने वाला व्यक्ति, सर्विस वाला व्यक्ति, उसके लिए अच्छा है। अब वितस्त। वितस्त, आप बताइए वितस्त के बारे में आप क्या जानते हैं? वितस्त होता है क्रंचर। यस। क्रंच करने का, हाँ। डॉक्यूमेंट्स को, डेटा को एनालाइज करके क्रंच करके रिजल्ट निकालना। या फिर जैसे वो होता है ना अपना क्रंचिंग, आजकल वीडियोस बहुत आती हैं कि वो मेटल डाला ऊपर से, वो दांत होते हैं क्रशर, क्रशर। हाँ। तो अब अगला आ गया वितस्त। तो वितस्त वास्तव में क्या है कि जो आपने एनर्जी एक जगह पर यूटिलाइज करनी है, उस एनर्जी को क्रंच करके, उसको एनालिसिस करके अपने लिए कैसे काम निकालना है। अब जैसे किसी ऑफिस में है, आजकल एनालिटिक्स पे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज तो मतलब ये तो युग ही एनालिसिस का है। तो S3 की एनर्जी, अगर कोई AI से संबंधित ऑफिस है आपका, या अब जैसे मैं आपको बताऊं, सोशल एनालिसिस आजकल बहुत हो रहे हैं, तो ऐसी ऐसी संस्थाएं जो पब्लिक के लिए पैसा इनफ्लो करना चाहती हैं, वो अपने लिए एनालिसिस करने, एनालिटिक्स पे लोगों को रखते हैं। तो एनालिसिस के जोन में, यानी ESE से हम आगे बढ़े, अब पैसे की बात आई, अब उसको डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये वितस्त का काम है। जैसे जो MIS का काम होता है, वो पूरा वितस्त का काम होता है। डेटा को एनालाइज करके एक प्रॉपर रिपोर्ट में प्रेजेंट करना। ओके। तो S3 की एंट्रेंस हो गई। ये एंट्रेंस बहुत अच्छी है। ये एंट्रेंस, आप इसके बारे में हम कहते हैं S3 और S4, ये दो एंट्रेंसेस ऐसी हैं कि मिट्टी को हाथ लगाओ तो सोना बन जाए। और जबकि ये साउथ की एंट्रेंस है। जबकि ये साउथ की एंट्रेंस है। अब अपन जब कॉर्नर वाले प्लॉट की बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था ना कि ये देख लो कि एंट्रेंस कौन सी मिल जाएगी। राइट। तो उस दिशा की रोड से ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है, लेकिन एंट्रेंस कौन सी मिल जाएगी अगर वो S3 की है। सदर्न डायरेक्शन, सदर्न फेसिंग होने के बावजूद अब कोई बिजनेसमैन कैसे बढ़िया काम करता है, क्योंकि वो एनालाइज करता है और उसको मालूम, उसको मार्केट की नब्ज पता होती है। तो वो ये देख लेता है कि ये प्रोडक्ट बनाना है, इसका लुक एंड फील, शेप ऐसा होना चाहिए कि ये मार्केट पे जाए और हॉट केक बन जाए। तो वितस्त काम करता है। अब आ जाते हैं हम S4 पे। S4 है ग्रह क्षत्र। ग्रह क्षत्र क्या है? ग्रह क्षत्र इंटैक्ट रखता है। यस भाई, आप इसको शब्द को समझो ना। तो ग्रह क्षत्र तो एक इंटैक्ट रखने वाली चीज़ है। तो किस चीज़ को इंटैक्ट रखना है? आपका शरीर है तो शरीर में स्वास्थ्य को इंटैक्ट रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की भी बात करता है। तो ये एंट्रेंस भी अच्छी है। और ये ग्रह क्षत्र जो हुआ वो हमारा हो गया साउथ का है पहला एंट्रेंस। S4 यस। ओके। और S5 हमारा क्या हुआ? S5 है यम क्या है? यम वो अथॉरिटी है जो सही और गलत पे निर्णय ले लेती है। तो यम की एंट्रेंस हम गलत मानते हैं। अब इसके आगे हमने S2, S3, S4 को तो कह दिया कि अच्छी एंट्रेंस। अभी हम सदर्न डायरेक्शन पे ही चल रहे हैं, तो S5 खराब एंट्रेंस। ये आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि नहीं जी, अब हमारे पास कुछ नहीं है, सारी चीज़ें हमारे हाथ से छूटती चली जा रही हैं। ये वो एंट्रेंस है। गरीबी। और S4 आपने बताया ग्रह क्षत्र आपने बताया उसको बांध के रखने वाला, नहीं बाइंडर भी हो गया। ओके। तो बाइंडर किस चीज़ का? जो आपके लिए रेलेवेंट है उसको बाइंड करके रखना, जो इररिलेवेंट है अब इसके आगे वो उससे दूर चला जाता जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला जोन जो आ रहा है वो है SSW। तो अभी तक मैम हमने बात करी साउथ S5 देवता की, यम की। तो आई थिंक ये एपिसोड के अंदर इस वाले में हमारे से बहुत लोडेड इन्फॉर्मेशन हो चुकी है ऑलरेडी। और इसका हम सेकंड पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको आगे, है ना।
उसके अंदर और देवतास के ऊपर जो बाकी बचे हुए देवतास हैं उन पे बात करके हर एक को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मेरे ये देवता का एट्रीब्यूट ये, तो वो इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा, यस। है ना? इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन मैं हाँ जी। बताऊंगी। क्या है मेहुल, हमारे पास में यानी महावास्तु एक्सपर्ट्स के पास में, आचार्यस के पास में, या हमारी मोडेलिटी फॉलो करने वालों के पास में कौन आता है? वो व्यक्ति आता है जो सफलता चाहता है। सफलता का बाय प्रोडक्ट है पैसा। सफलता का बाय प्रोडक्ट है आपकी यश, सम्मान, समाज में आपका नाम, प्रतिष्ठा, या कई बार हैप्पीनेस। घर में आप बहुत सारी चीज़ों को आप आराम से खरीद सकते हैं। ये जो दुनियावी चीज़ें हैं, ये सफलता का बाय प्रोडक्ट है। ये सफलता आप कैसे हासिल कर सकते हैं किसी प्रोफेशन में रहते हुए, इस पे बात करेंगे। एक बार मैं आपको सारे देवताओं से घुमाते हुए फिर लेकर के आऊँगी कि कैसे किन 4 जोन्स पे हम काम करके सफल हो सकते हैं। डन। थैंक यू वेरी मच मैम। आपका माइक थोड़ा ऊपर कर लो, आपको हाथ लग रहा है बार-बार। हाँ इस जी, पे सही उनका है। हाथ लग रहा है ना बार-बार। हाँ, मैं हाथ हिला करके बात करती हूँ ना। मुन्ना भाई का सर्किट। यस, परफेक्ट। अच्छा, कहीं पे मैं डी ट्रैक हो तो मुझे वो हो ही करेक्शन नहीं रहे करते आप डी चलो। ट्रैक। अच्छा, चलो ठीक। नोट कर लो, ये रेमेडीज में निकालनी है हमें। ये पीछे एको आ रही है। नहीं कैसे नहीं करोगे? नहीं, अरे कर लो, जरा सा बोल देती हूँ। भाई साहब सही जा रहे? बहुत बढ़िया। एक बार हिला फिर वापस। बहुत बढ़िया। इधर से बैठ के देख के अलग दिखता है। मैं इसलिए तो कंट्रोल हो जाते हैं हाथ हमारे भी। हाँ, क्या कर दिया ये? फिर मार रहे हो, मत करो यार। अरे यार आंखों में जा रहा है। ओके, समझ ओके सर, बाय बाय।